बस एक एपिसोड चाहिए था और अब सारे नॉन वन पीस वॉचर भी वन पीस की ही बात कर रहे हैं कि हाउ गुड इट वाज। ऑल थैंक्स टू मेगुमी इशितानी एंड ऑल अदर एनिमेटर्स जिन्होंने क्रिएट किया है द वन पीस फैन लेटर। ये एक सिंगल स्पेशल एपिसोड है जिसे काफी सारे लोग फिलर बोल रहे हैं, लेकिन मैं बता देना चाहूंगा कि भाई फिलर बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक स्पेशल एपिसोड है एंड वो भी कैनन, क्योंकि इसे अडेप्ट किया गया है एक लाइट नॉवल से कॉल्ड वन पीस मुगिवारा स्टोरीज। एंड हाँ, इसी के चलते ये अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि आगे चल के हमें और भी ऐसे एपिसोड्स देखने मिल सकते हैं। और हाँ भाई, जितने लोग सोच रहे हैं तो वन पीस की लाइट नॉवेल्स भी एग्जिस्ट करती हैं एंड टोटल 26, जिसमें से 9 ही स्पेशल्स है और इन्हीं 9 में से एक का यूज करके इसे बनाया गया है। मतलब ये हमारी मेन स्टोरी लाइन ही है, लेकिन उसके पैरेलल हमें बाकी कैरेक्टर्स की कहानी देखने मिलती है जो कि इसी वर्ल्ड में रह रहे हैं, लेकिन आमतौर पर एक एनपीसी की तरह ही ट्रीट करते हैं हम लोगों ने। ये पूरा एपिसोड रिवॉल्व करता है एक 15 साल की लड़की की कहानी के ऊपर, जो कि नामी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। मतलब वो पायरेट नहीं बनना चाहती, बल्कि नामी जिस तरीके से बिना किसी डेविल फ्रूट पावर या किसी स्टुपेंडस पावर के इस पायरेट वर्ल्ड में अपना एक नाम अर्न कर चुकी है, वैसे ही उसे भी अपनी दुनिया में कुछ खास करना है। एंड इसी के चलते उसने एक फैन लेटर लिखा है जो कि वो नामी को डिलीवर करना चाहती है। मतलब कि भाई वो इतनी ज्यादा डेडिकेटेड है कि लूफी का जो 3D2Y वाला मैसेज था उसने उसे तक डिकोड कर लिया। एंड मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जो लूफी ने बेल्स बजाई थी उसका कुछ मीनिंग भी था। एंड हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि उन बेल्स का मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन था जहाँ पे ये सारे स्टॉ हैट्स मीटअप करने वाले थे। तो हाँ, यहाँ पे इस लड़की का ये प्लान है कि वो नामी से मिलेगी और उसे अपना ये फैन लेटर दे दी, जो कि ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल तो होगा। इसके अलावा ये दो भाइयों की कहानी और है जो कि मरीन सोल्जर्स थे एंड इन्होंने पैरामाउंट वॉर में पार्टिसिपेट किया था। अब यहाँ पे इनका इन्वॉल्वमेंट ऐसा है कि ये दोनों दो भाई थे और जो मरीन फूड वॉर हुई थी वो भी दो भाइयों के कारण ही हुई थी, जहाँ पर लूफी के एज को बचाने के इस एफर्ट ने इन भाइयों की लाइफ ही चेंज करके। एंड भाई सही बात बताऊं तो ये बहुत अमेजिंग तरीके से दिखाया कि कितने ग्रैंड स्केल पर ये वॉर लड़ी गई थी। मतलब इस एपिसोड की ओपनिंग में ही हमें एक बहुत ही अमेजिंग सीक्वेंस देखने मिलती है, जो कि अगर तुम नॉर्मल सिविलियंस के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यहाँ पे बचने का कोई भी चांस नहीं है। बड़ी बड़ी डेविल फ्रूट पावर्स एक दूसरे के साथ भिड़ी पड़ी है एंड इन नॉर्मल मरीन्स के लिए ये सब कुछ एकदम ह्यूमंगस है। लिटरली यहाँ पे मौत हो रही है, लोग एक दूसरे को लूज कर रहे हैं एंड हमें वो इमोशन फील होता है। जहाँ पर मरीन फोर्ड की मेन हाईलाइट थे व्हाइट बियर्ड एंड एस की डेथ, उसके शैडो में हमें इन छोटे छोटे इमोशंस को विटनेस करने का एक मौका मिला। मेगुमी इशितानी ने इस पूरे वॉर के थ्रेट को और कितने अब्सर्ड लेवल पे था ये बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया। लेकिन कहानी यहाँ पे मरीन फोर्ड की नहीं है, बल्कि इससे 2 साल बाद टेक प्लेस करती है, जब लूफी एंड बाकी सारे स्टॉ हैट्स 2 साल के बाद वापस से मिलने वाले होते हैं। इसके बाद बात करूं एनिमेशन की, तो भाई एनिमेशन बहुत ही अमेजिंग है। हालांकि यहाँ पे वाटर कलर पैलेट का यूज किया गया है, लेकिन ये कहीं पे भी लैकिंग आउट फील नहीं होता। मतलब मैं तो यही बोलूंगा, इसने इस एपिसोड के हर एक एस्पेक्ट को कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट किया है। इस एपिसोड का डायरेक्शन एंड पेसिंग एकदम टॉप नॉच थे, जिसके कारण तुम्हें कहीं पे भी थोड़ा भी बोर फील नहीं होगा। और इसको ऐसा बनाया गया ना कि अगर तुम 2 सेकंड पीछे जाकर देखोगे तो ये करंट टाइम से बिल्कुल कनेक्ट होगा। बाकी स्पेशल तो ये एपिसोड था ही। मतलब ये ट्रू वन पीस फैन लेटर है जो कि हम अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मतलब कि अगर हम वन पीस के वर्ल्ड में होंगे तो हम कैसे बिहेव करेंगे। यहाँ पे लिटरली बार में बैठकर लोग फैन थ्योरीज डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन कौन है, क्या वो ज़ोरो है या फिर मीहॉक। किसी ने तो अपनी फैन थ्योरी इतनी ज्यादा कुक कर दी कि भाई पूरा काउंटर ही जल कर रख गया। अकाइनू वाले की बात कर रहा हूं मैं। बाकी हाँ, इससे ये भी पता चलता है कि भाई स्ट्रॉ हैट्स कितने बड़े स्टार है वन पीस के वर्ल्ड के। मतलब ये उन कुछ लोगों के लिए स्पेशल होगा जिनके लिए वन पीस एक अलग ही पोजीशन होल्ड करती है, खासकर मेरे जैसे लोगों। बीच बीच में जिस तरीके से स्ट्रॉ हैट्स एंड बाकी के सारे जो स्टार मेंबर्स है वो धीरे धीरे करके अपीयर होते रहते हैं, भाई वो अलग ही फील देता है, क्योंकि तुम उनसे वो स्टारडम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हें वो स्टारडम देखने मिलता है। मतलब जब जब ये स्क्रीन पर अपीयर होंगे तब तक तुम्हें इनका ऑरा फील होगा। खासकर मुझे भाई ये नहीं लगा था कि ब्रुक का इतना बड़ा फैन बेस होगा। अब इस पूरे एपिसोड की हाईलाइट की बात करें तो वो थी मेगुमी इशितानी की स्टोरी टेलिंग। उनके पास एक अलग ही टाइप का इमेजिनेशन है। वो जिस तरीके से इमोशंस को एज अ पर्सपेक्टिव शो करती हैं, वो लिटरली इन्हें डेप्थ प्रोवाइड करता है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे इस लड़की के सपने को दिखाने के लिए पजल्स का यूज किया, जो कि एक टाइम पे कंप्लीटली बिखर कर रह जाता है, लेकिन धीरे धीरे पीसेस जुड़ते हैं एंड हमें एक कंप्लीट स्टोरी देखने को मिलती है। सेम गोस फॉर एपिसोड 1015, जिसका मुझे ये वाला सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, जो कि आई थिंक इज एन एक्सेप्शनल टैलेंट एंड ये टैलेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेगुमी इशितानी आगे आने वाले कुमा की बैक स्टोरी को भी डायरेक्ट करे और ऐसे ही कुछ खास इमोशनल एपिसोड मिले उन्हें। बाकी जो एनिमे ओनली से उन्हें बता देना चाहूंगा कि भाई तुम्हें पता नहीं कि आगे क्या आ रहा है। ये एपिसोड शो करता है कि वन पीस के पोटेंशियल को कितना अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है एंड इससे कितनी ही सीरीज जनरेट हो सकती है। लिटरली अगर ये लोग चाहें तो हर एक कैरेक्टर के बेस पे एक स्पिन ऑफ जनरेट कर सकते हैं। इवन देखा जाए तो इस लाइट नॉवेल में और भी सारी स्टोरीज है जिन्हें अडेप्ट किया जा सकता है एंड मैं चाहूंगा कि भाई इसका एक सेकंड पार्ट आए, लेकिन अफसोस यहाँ पे केवल एक ही है। एंड इसके अलावा फिर ये लोग फिशमैन आइलैंड को रिमास्टर कर रहे हैं, जिसमें थोड़े बहुत नए साउंड इफेक्ट और नया एनिमेशन देखने मिलेगा। तो आई गेस हम देख सकते हैं इसे, क्योंकि भाई अभी तो 6 महीने के ब्रेक पे चला गया वन पीस सीधे सीधे। और रही बात मांगा की, तो वो भी 2 हफ्ते के ब्रेक पे है। तो हाँ, यही था मेरा ओपिनियन वन पीस फैन लेटर को लेकर। और अगर तुमने देख लिया है तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है, और अगर नहीं देखे हो तो भाई अगर तुम एनिमे और मांगा से कॉट अप हो तो बिल्कुल जाके देखो इसे। अब रही बात नॉन एनिमे फैंस की, और जो लोग कॉट अप नहीं है उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मरीन फोर्ड एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है पूरी स्टोरी का। अगर तुम लोग इसे देखते हो तो हो सकता है तुम्हें वो सेम फीलिंग ना मिले, बट अगर तुम लोग को सिनेमैटिक मास्टरपीस देखना तो भाई बिल्कुल इसे जाकर देखो।